हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में आज तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया। कक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक लगेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक विद्यालय में आने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अपने माता पिता अभिभावक की लिखित अनुमति देनी होगी। ऐसे छात्र जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी जारी रहेगी। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने जारी किए अपने निर्देश में यह भी कहा कि विद्यार्थी को स्कूलों में मौजूद होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं इन आदेशों को देखते हुए अब स्कूल संचालकों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बच्चों का ध्यान रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से एंट्री गेट पर बच्चों का शरीर का तापमान, मास्क, सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसान आंदोलन का 91वां दिन। किसान आज दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। आज किसान सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं की जाए। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर और सख्ती कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया है। अब यहां से पैदल गुजरने पर भी पाबंदी है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक उदयभान सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बढ़ती महंगाई पर घेरा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, इससे आम जनता परेशान है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज तक ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ जिसमें 248 किसान शहीद हुए हों। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। ये एक सराहनीय कार्य है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक किसान मंगल सिंह पंजाब का रहने वाला था और 12 फरवरी को सिंघू बॉर्डर पर आया था। बता दें कि किसान लंगर में खाना बनाने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। करनाल के मुंडीगढ़ी में किसान आंदोलन के समर्थन में एक किसान ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इस दौरान दूसरे किसानों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कृषि कानून से नाराज किसान ने 5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया। बीते 90 दिन से किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों का कहना है कि वो नए कृषि कानून के खिलाफ हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। दरअसल किसान को ये डर है कि 1 महीने बाद तैयार होने वाली फसल के सही दाम नहीं मिलेंगे, जिसके विरोध में उसने फसल को नष्ट करना ही बेहतर समझा। गोहाना के पुट्ठी गांव में किसानों ने सब्जी का उचित दाम नहीं मिलने से सब्जी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसानों का कहना है कि गाजर 3 से 5 जबकि गोभी 1 से 4 रुपए किलो बिक रही है। उन्हें प्रदेश सरकार की भावांतर योजना का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि कभी कभी तो गोभी का कोई खरीदार नहीं होता, जिसकी वजह से गायों के लिए छोड़कर आनी पड़ती है।
मार्केट कमेटी की तरफ से अधिकारी भी खड़ी फसल का मुआयना करने नहीं आते हैं। किसानों ने कहा कि कई महीने का इंतजार करना पड़ता है। सब्जियों के इतने कम दाम मिल रहे हैं कि उनकी सब्जियों की लागत भी नहीं मिल रही। अंबाला में एक किसान ने अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान ने बताया कि कृषि कानूनों पर सरकार उनकी मांग नहीं मान रही, इसलिए उसने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही भारतीय किसान यूनियन के उप प्रधान गुलाब सिंह को लगी, वैसे ही वो किसान के पास पहुंचे और किसान को समझाया, जिसके बाद किसान ने फसल पर ट्रैक्टर चलाना बंद कर दिया। किसान नेताओं की अपील के बाद भी सोनीपत के सेहरी गांव में किसानों ने गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि गेहूं की फसल को अपने बच्चों की तरह पाला है, लेकिन सरकार की हठ धर्मिता के चलते वो फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। किसानों ने कहा कि वो वैसे भी मरे हुए हैं तो फसल का क्या करेंगे, इसलिए वो खुद ही अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर अड़े हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए फसलों को नष्ट किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि आंदोलन अपना रास्ता भटक गया है। शुरू में लगता था कि किसान आंदोलन है, लेकिन अब ये राजनीतिक आंदोलन बन गया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने बताया कि विधायक दल की मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि वो बजट सत्र के दौरान सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे। हुड्डा ने कहा कि इस बार सदन में स्पोर्ट्स पॉलिसी, किसान और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा से नहीं भागी है। सरकार पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि ये सरकार विधायकों और लोगों का विश्वास खो चुकी है। इसी मुद्दे पर करीब 2 दशक के बाद विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गरीबों के हित में अच्छा बजट आए, लेकिन हमें सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं है। इस मौके पर हुड्डा ने किसानों से अपनी खड़ी फसल खराब न करने की भी अपील की है। हांसी के गांव सोरकी में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में इनेलो नेता अभय चौटाला भी पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। सरकार जो तीनों कृषि कानून लाई है वो न सिर्फ किसानों के खिलाफ है, बल्कि आम जनता को भी इससे नुकसान होगा। अभय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले कई दावे किए थे। कहा गया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन ऐसे कानून लाए गए हैं जिससे पूरे देश का किसान परेशान हो गया है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा और चौटाला ने कभी भी किसानों के लिए भलाई का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई गईं, जिसका किसानों को फायदा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। विधायक नयनपाल रावत ने गांव में संत कबीरदास भवन और वाल्मीकि भवन का शिलान्यास किया। साथ ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क और महाराजा सूरजमल नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया। साथ ही भगवान परशुराम धर्मशाला का भी उद्घाटन किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचकुला के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम की तर्ज पर अन्य शहरों में भी स्टेडियम विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने खेलो इंडिया को बेहतर कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इसके तहत प्रदेश भर में खेल के लिए आधारभूत ढांचे को नए आयाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान दे रही है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जिसने ओलंपिक का क्वालिफिकेशन पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। यहां तक कि सर्कल कबड्डी को भी खेल पॉलिसी में शामिल किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुए इजाफे के संदर्भ में विपक्षी दलों की मांग पर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा आज भी पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान से कम वैट लेता है और उन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दोहरी नीति के तहत अपनी राज्य सरकारों से भारी वैट वसूल करवाती है और दूसरी राज्य सरकारों से वैट कम करने की कहती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे पहले ही प्रस्ताव दे चुके हैं कि अगर उत्तर भारत के अन्य राज्य वैट की दर कम करते हैं तो हरियाणा भी वैट कम करने की तैयार है। करनाल के घोगड़ीपुर फाटक के पास बम पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चला। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यमुनानगर के चांदपुर निवासी अजीम की गुमशुदगी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक के भाई ने पुलिस से हत्या को लेकर चांदपुर निवासी शराफत, आदिल और इसरार पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों से सच उगलवाने के लिए आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया। आपको बता दें कि बीते 7 जनवरी को 27 साल के अजीम के भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने एक सीआईए की टीम का गठन किया था। इस टीम ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में 24 घंटे में 131 नए कोरोना के मामले सामने आए। गुरुग्राम में 48 और फरीदाबाद में 8 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 7 और करनाल में 24 नए केसेस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,69,967 केस अब तक सामने आ चुके हैं। पंचकुला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्या मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले का मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम और आरोपी कृष्णलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। वहीं 2 आरोपी जसबीर सिंह और अवतार सिंह सीबीआई कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए। आरोपी सबदिल हाजिरी माफी पर रहा। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष द्वारा अंतिम जिरह के मद्देनजर बहस की गई। सीबीआई कोर्ट में करीब 2 घंटों तक चली बहस के बाद यह तय किया गया कि 2 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। करनाल जेल में बंद नवदीप कौर के समर्थन में पंजाब से आम आदमी पार्टी के नेता मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें कोरोना का हवाला देकर नवदीप कौर से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी विधायक हरपाल चीमा ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हमारी पंजाब की बेटी है, उससे मिलने आए और कोरोना का बहाना बताकर मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आज देश का किसान कह रहा है कि काले कानून रद्द करो, लेकिन पीएम मोदी को दिख नहीं रहा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में उचाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में प्रस्तावित और चालू प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित प्रोजेक्ट्स को निर्धारित अवधि में पूरा करने की बात कही गई है। इस दौरान जिन प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित गांव में जमीन की कमी थी, उनके लिए आस पड़ोस में जमीन की तलाश के भी निर्देश दिए गए हैं। फतेहाबाद में सेना की भर्ती को लेकर कोरोना टेस्ट करवाने वालों की नागरिक अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिली। 26 फरवरी को हिसार में होने वाली सेना की भर्ती को लेकर युवाओं का कोविड टेस्ट अनिवार्य है, जिसके चलते नागरिक अस्पताल में भीड़ देखने को मिली।
अस्पताल में आए अभ्यर्थी बिना मास्क के नजर आए, जिस पर नागरिक अस्पताल के कोविड-19 प्रभारी मेजर डॉक्टर शरद तुली ने सभी को कोविड-19 के नियमों की सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। डॉक्टर शरद तुली ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से फिर से केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन अलर्ट है और यहां भी सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। चरखी दादरी के एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष में एसडीएम और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। दरअसल सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ऑपरेशन कक्ष में पहुंची तो वहां उन्हें दादरी के सीएमओ बैठे मिले। बता दें कि ऑपरेशन के दौरान सीएमओ वहां मौजूद थे। पूरे मामले को लेकर जब एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने अस्पताल संचालकों से पूछताछ की तो कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सीएमओ से निजी अस्पताल आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अक्सर यहां आते रहते हैं। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि एक सूचना के आधार पर एसडीएम की टीम गठित कर निजी अस्पताल की जांच करवाई गई थी। एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है और जांच रिपोर्ट चंडीगढ़ मुख्यालय को भेज दी गई है। मेडिकल प्रोटोकॉल के नियम अनुसार कार्रवाई का फैसला मुख्यालय ही लेगा। जाखल मंडी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बराला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के रेट बढ़ने से ही देश में भी रेट बढ़े हैं। देश भर में जनता पर पड़ रही महंगाई की मार के विरोध में कांग्रेस ने अंबाला में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी नेताओं ने पदयात्रा निकालकर भी सरकार का विरोध जताया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और कृषि कानून के विरोध में सरकार को घेरते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि 90 दिन से धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए आज ये पदयात्रा निकाली गई है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि वो आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय सभा करके जनता की आवाज बुलंद करेंगे। गोहाना सोनीपत रोड पर सब्जी मंडी में ही पिछले लंबे समय से लकड़ मंडी को लगाया जा रहा है। सब्जी मंडी में लकड़ मंडी के लगने से मंडी में काम करने वाले सब्जी व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी से लकड़ मंडी को शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारी कई बार अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मिलकर ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते अब सब्जी मंडी के व्यापारी हाईकोर्ट में जाने का मन बना चुके हैं। मंडी के आड़तियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में इसका समाधान अगर नहीं होता तो मंडी के व्यापारी हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे। तो वहीं मंडी सचिव का कहना है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को समस्या से रूबरू करा दिया है। सीमांत क्षेत्र के किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के फैसले के बाद हरियाणा की सीमाओं के साथ लगते अन्य राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेच सकेंगे। सीमांत क्षेत्र के किसानों को फसल बेचने से पहले अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल संबंधी जानकारी दर्ज कराने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद अब रादौर क्षेत्र के साथ लगते सहारनपुर के किसान रादौर अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। इसके लिए अनाज मंडी के आड़तियों ने दुकान पर फसल डालने वाले सीमांत किसानों की सूची मार्केट कमेटी कार्यालय में दी है। मार्केट कमेटी रादौर के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि सहारनपुर के वो किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत हैं, वो सीजन में गेहूं की फसल रादौर अनाज मंडी में बेच सकेंगे। कनीना में अपनी दुकानें बचाने के लिए दुकानदार का धरना 16वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। 22 फरवरी से रोजाना 5 दुकानदार क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठ रहे हैं। लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण शुरू होने से दुकानदारों को उनकी दुकानों के टूटने की संभावना है। इसी के चलते बीते 8 फरवरी से ही दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दुकानदारों की ओर से इसे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस भी दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई 8 मार्च को होनी है। भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के 24 सदस्य झज्जर जिला में प्रशिक्षण अवधि के तहत पहुंचे।
जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त जितेंद्र कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशासन की कार्यशैली से अवगत कराते हुए विस्तार से प्रशिक्षार्थियों को जानकारी दी। लघु सचिवालय सभागार में उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के नव चयनित अधिकारियों से रूबरू होते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने प्रशासनिक अनुभव के साथ प्रशिक्षार्थियों को कहा कि कोई भी काम व्यक्ति विशेष प्रशासनिक स्तर पर अकेला करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन टीम वर्क के साथ किया गया काम निश्चित तौर पर पूरी टीम को सफलता प्रदान करता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध रूप से खनन कर प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। अवैध रूप से खनन कर अरावली को नुकसान पहुंचाने के कार्य में लिप्त 82 से 85 ट्रांसपोर्टर्स ने आर पार गुरुग्राम के नाम से एक सोशल ग्रुप बनाया हुआ है। इस सोशल ग्रुप के जरिए अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जब विभाग ने एक शख्स को पकड़कर पूछताछ शुरू की तो इस ग्रुप का राज खुला। आरटीए विभाग की माने तो ये लोग ग्रुप के जरिए विभाग के वाहनों की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। इसके लिए इन लोगों ने बकायदा कुछ लोगों को लगाया हुआ था जो विभाग के वाहनों की लाइव लोकेशन ग्रुप पर डाल दिया करते थे, जिससे खनन कर डंपर और ट्रक के ड्राइवर रास्ता बदलकर आसानी से निकल जाते थे। जाखल नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान पार्षदों ने एक पक्ष में वोटिंग करते हुए मौजूद प्रधान सीमा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद अब सीमा नगर पालिका जाखल की प्रधान नहीं रही। इस मौके पर एसडीएम टोहाना नवीन कुमार मौजूद रहे। हालांकि सीमा वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थी। इस बैठक के दौरान बाहर के सीमा के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पूर्व प्रधान सीमा ने प्रशासन पर अव्यवस्था के आरोप लगाते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक ये चुनाव नहीं करवाया गया। पानीपत के जीटी रोड पर बीते दिनों एक महिला बदहवास हालत में घूमती मिली, जिसके बाद 3 महीने के मृत बच्चे का शव भी था, जिसके बाद महिला को नारी निकेतन करनाल भेज दिया गया था और बच्चे को पानीपत के सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया था। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले में अब हरियाणा न्यूज की मुहिम रंग लाई है। दरअसल खबर देखने के बाद महिला के परिजनों ने पानीपत पुलिस से संपर्क किया है। फिलहाल परिजनों ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया है। उनका कहना है कि महिला बच्चे के साथ घर से बाहर निकली और किस तरह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबर देखने के बाद वो पानीपत पुलिस के पास पहुंचे और महिला से मिल पाए। भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए ट्रैफिक पुलिस एसएचओ विक्रांत ने बताया कि सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों को पहले ही चेतावनी दी गई थी। उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया। साथ ही अस्थायी आक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों की काफी शिकायतें आ रही थी, जिनको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ का कहना है कि वे समय समय पर ऐसे अभियान चलाते रहते हैं। पलवल के कुसलीपुर गांव में नगर परिषद की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने अवैध कब्जे किए थे। इसी सिलसिले में नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई परिवार अपना घर न तोड़ने देने की विनती करते नजर आए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। जानकारी दे दें कि 2 दिन पहले इस जमीन पर स्थानीय विधायक दीपक मंगला ने पंडित दीनदयाल सामुदायिक भवन एवं क्रीड़ा पार्क के निर्माण का शिलान्यास किया था। उधर मौके पर मौजूद परिवारों ने बताया कि यहां हर साल कई जनप्रतिनिधि आते हैं। हर कोई हमें जमीन दिलाने का वादा करता था, लेकिन आज तक हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई हमारी फरियाद को नहीं सुनता। कैथल ट्रैफिक पुलिस इन दिनों नियमों को लेकर सख्त नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस ने बीते 2 महीने में 1500 वाहनों के चालान किए। पुलिस की ओर से पिछले 2 महीने में 75 लाख रुपए के चालान किए गए। पुलिस की ओर से लगभग 221 बुलेट के चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण चालान प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि पिछले 2 महीने में सड़क दुर्घटनाओं में 20% तक की कमी दर्ज की गई है। हरियाणा में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर अमित, जिसे इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है।
पुलिस अभी भी सभी आरोपियों के साथ भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले एसआईटी ने आरोपी राजेंद्र डांगी को कोर्ट में पेश किया। वहीं एसआईटी ने पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी अमित, राजेंद्र डांगी, सुनील चिटकारा और संजीव को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। फिलहाल आरोपी सुनील चिटकारा 10 दिन के रिमांड पर हैं। इसके साथ ही कुछ एजेंट्स के नाम पुलिस को मिले हैं। अब इन्हें भी पूछताछ में शामिल किया जाएगा। एसआईटी को उम्मीद है कि इस जांच में कई और बड़े खुलासे होंगे। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ मेन बाजार से सामने आया है, जहां लुटेरों ने बहादुरगढ़ बाजार में मौजूद एक ज्वेलर की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में घुसकर लुटेरों ने दुकान मालिक पर गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि इस बीच पिस्तौल नहीं चली और दुकानदार की जान बाल बाल बच गई। इस घटना पर आक्रोश जताते हुए सभी दुकानदारों ने रोष व्यक्त किया है। गोहाना जींद रोड पर कानपुर खुर्द गांव के पास पुलिस को खेतों से एक युवक का शव मिला। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर 4 लोगों पर अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या पैसों के लेन देन के चलते की गई है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना में मोहित नाम के युवक को कुछ युवकों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसको इलाज के लिए कानपुर पीजीआई में दाखिल करवाया गया है। कुरुक्षेत्र में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक पत्नी का शव नहीं मिला। कुरुक्षेत्र के खैरी गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर अधजली हालत में शव को नहर में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने इस पूरी वारदात में अपने एक सहयोगी की मदद ली थी। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या के बाद पुलिस में पत्नी के किसी और के साथ भागने की शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती की जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की और पूरी वारदात का खुलासा हुआ। यमुनानगर में आपसी विवाद में पति ने पहले पत्नी को आग लगाई और फिर खुद को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। उधर हमले में आरोपी पति की साली भी झुलस गई, जो अपनी बहन के साथ कमरे में मौजूद थी। वारदात के बाद पति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहीं आग में झुलसी पत्नी और उसकी बहन को भी जगाधरी सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। करनाल में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में मलिकपुर गांव के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।